हेलो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट माइक्रोप्रोसेसर EL207 के 6th यूनिट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग्स के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट्स क्या होते हैं। हमने ऑपकोड फैच और मेमोरी रीड राइट के टाइमिंग डायग्राम्स देखे थे। टाइमिंग डायग्राम हमें किसी ऑपरेशन में लगने वाले समय को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो इसी कड़ी में अब हम इस वीडियो BTR सिलेबस के नेक्स्ट दो टॉपिक्स 6.4 इनपुट आउटपुट की रीड राइट साइकिल और 6.5 इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल पढ़ेंगे। IO रीड साइकिल यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा रीड करने में यूज आने वाला मशीन चक्र यह बताता है कि इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करने में कितना समय लगेगा। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो प्रोसेसर को डेटा भेजती है और आउटपुट जिनको प्रोसेसर डेटा भेजता है। तो हम कह सकते हैं कि रीड ऑपरेशन इनपुट डिवाइसेस के साथ होता है और राइट आउटपुट डिवाइसेस के। तो इस मशीन चक्र में इनपुट डिवाइसेस को रीड करने का प्रोसेस हम समझेंगे। IO रीड साइकिल का उपयोग इनपुट पोर्ट से एक बाइट डेटा लाने में होता है। पोर्ट किसे कहते हैं? माइक्रोप्रोसेसर से बाहर की डिवाइसेस से कनेक्शन के लिए जो वायर्स उपलब्ध होते हैं उन्हें पोर्ट कहते हैं। तो इनपुट पोर्ट पर इनपुट डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। माइक्रोप्रोसेसर की डेटा बस 8 बिट की होती है। तो IO रीड साइकिल में इनपुट डिवाइसेस से 8 बिट या 1 बाइट डेटा रीड किया जाता है। T1 में ALE हाई यानी 1 होता है ताकि माइक्रोप्रोसेसर को पता चल सके कि AD0 से AD7 बस पर एड्रेस आ रहा है, डेटा नहीं। IOM बार की वैल्यू 1 होती है क्योंकि यह IO ऑपरेशन है। लास्ट वीडियोस में हमने ये 0 पढ़ा था क्योंकि तब डेटा का आदान प्रदान मेमोरी से हो रहा था। T2 के दौरान ALE लो यानी 0 हो जाता है ताकि एड्रेस बस की जगह डेटा बस इनेबल हो सके। अब AD0 से AD7 पर डेटा आता है। इनपुट डिवाइस से डेटा पढ़ने के लिए रीड सिग्नल भी इनेबल कर देते हैं। T2 और T3 में रीड लो रहता है ताकि इनपुट डिवाइस से डेटा रीड किया जा सके। ये IO रीड साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है। इसमें 3 टी स्टेट्स यूज आती हैं, इसलिए 3 कॉलम्स बनाए गए हैं, T1, T2 और T3। सबसे पहले क्लॉक सिग्नल है। नेगेटिव या फॉलिंग एज से शुरू होता है, तो पहले एक नेगेटिव साइकिल और फिर एक पॉजिटिव साइकिल आती है। नेक्स्ट सिग्नल है उच्च क्रम का एड्रेस बस यानी A8 से A15। इसमें 8 बिट का इनपुट पोर्ट एड्रेस लिखा जाता है। नेक्स्ट सिग्नल है निचले क्रम की एड्रेस बस और डेटा बस AD7 से AD0। T1 स्टेट में यह एड्रेस बस की तरह कार्य करती है, इसलिए इस समय इस पर 8 बिट का इनपुट पोर्ट एड्रेस होता है। यह T2, T3, T स्टेट में यह डेटा बस की तरह कार्य करती है। तो इनपुट पोर्ट से रीड किया गया 8 बिट डेटा इस बस पर भेजा जाता है जो एक्यूमुलेटर में जाकर सेव होता है। डॉट 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 जो दिख रहा है आपको वो हाई इम्पीडेंस स्टेट होती है जिसमें बस पर कोई सिग्नल नहीं जाता, ना 0 ना 1। हाई इम्पीडेंस का मतलब होता है ओपन सर्किट, उस पर कोई सिग्नल नहीं जा सकता। नेक्स्ट है ALE एड्रेस लैच इनेबल, जो D लैच को इनेबल करके मल्टीप्लेक्स हुई एड्रेस और डेटा बस AD7 से AD0 को अलग करने का कार्य करता है। जब ALE सिग्नल हाई होता है यानी 1 होता है तब बस एड्रेस बस की तरह कार्य करती है, और जब ALE लो यानी 0 होता है तब यह बस डेटा बस की तरह कार्य करती है। इसलिए फर्स्ट टी स्टेट T1 के लिए ALE हाई रहता है और बाकी पूरे समय लो। तो केवल T1 में AD7 से AD0 पर एड्रेस जाता है और बाकी समय में डेटा। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स। IOM बार यह बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से डेटा का आदान प्रदान कर रहा है। यदि यह 1 होता है तो IO से, और यदि यह 0 होता है तो मेमोरी से। क्योंकि हम IO रीड साइकिल की बात कर रहे हैं यानी माइक्रोप्रोसेसर इनपुट डिवाइस से डेटा रीड कर रहा है, तो IOM बार की वैल्यू 1 होगी। रीड के लिए स्टेटस सिग्नल्स S1 1 और S0 0 होते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल सिग्नल रीड।
रीड एक्टिव लो सिग्नल है, जब यह लो होता है तभी माइक्रो प्रोसेसर रीड कर सकता है, वरना नहीं। तो T2 T3 में इनपुट पोर्ट से डेटा के लिए यह सिग्नल T2 और T3 स्टेट में लो यानी 0 रहता है। इस ब्लॉक डायग्राम से हम इनपुट आउटपुट रीड साइकिल का प्रोसेस समझ सकते हैं। इनपुट पोर्ट का एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर द्वारा एड्रेस बस पर भेजा जाता है। क्योंकि एड्रेस बस 16 बिट की है और पोर्ट एड्रेस 8 बिट का, इसीलिए A15 से A8 और A0 से A7 दोनों में सेम एड्रेस बिट्स कॉपी किए जाते हैं। एड्रेस बिट्स इनपुट पोर्ट पर इनपुट डिवाइस को सिलेक्ट करते हैं, साथ ही माइक्रो प्रोसेसर इनपुट डिवाइस से रीड कर सके, इसीलिए कंट्रोल एंड टाइमिंग ब्लॉक एक्टिव लो इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल भेजता है, जिससे डिवाइस इनेबल होते हैं और 8 बिट का डेटा डेटा बस के द्वारा एक्यूमुलेटर तक पहुंच जाता है। इनपुट पोर्ट से डेटा केवल एक्यूमुलेटर में ही लिया जा सकता है और किसी रजिस्टर में नहीं। आईओ राइट साइकिल। आईओ राइट साइकिल आउटपुट डिवाइस में डेटा भेजने या लिखने का कार्य करता है। यह आउटपुट डिवाइस में 1 बाइट का डेटा लिखता है। इस मशीन चक्र में 3 स्टेट्स उपयोग में आती हैं। इस मशीन चक्र का उपयोग आउट निर्देश द्वारा किया जाता है। आउट निर्देश एक्यूमुलेटर से 8 बिट डेटा आउटपुट पोर्ट पर भेजने का कार्य करता है। T1 T स्टेट में हायर और लोअर एड्रेस बस यानी A8 से A15 और A0 से A7 में 8 बिट के आउटपुट पोर्ट का एड्रेस कॉपी कर दिया जाता है। फर्स्ट T स्टेट में ALE हाई रहता है ताकि मल्टीप्लेक्स्ड AD0 से AD7 पर पहले आउटपुट पोर्ट का एड्रेस जा सके। IOM बार की वैल्यू 1 होती है क्योंकि यह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। T2 के दौरान ALE लो हो जाता है ताकि AD0 से AD7 डेटा बस की तरह काम आ सके। T2 से T3 में राइट सिग्नल भी लो हो जाता है ताकि डेटा बस से डेटा लेकर आउटपुट डिवाइस में लिखा जा सके। यह आईओ राइट साइकिल का टाइमिंग डायग्राम है। इसमें 3 T स्टेट्स काम आती हैं, इसलिए 3 कॉलम्स बना रखे हैं, T1, T2 और T3। एक T स्टेट एक क्लॉक पीरियड के बराबर होती है, इसीलिए नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल एक T स्टेट में एक साइकिल बनाई है जो नेगेटिव एज से शुरू होती है। नेक्स्ट है A8 से A15 की उच्च क्रम की एड्रेस बस जिसमें आउटपुट पोर्ट का 8 बिट एड्रेस लिखा होता है। नेक्स्ट है AD0 से AD7 मल्टीप्लेक्स्ड निचले क्रम की एड्रेस बस और 8 बिट की डेटा बस। फर्स्ट T स्टेट में यह एड्रेस बिट्स A0 से A7 ले जाती हैं और T2 T3 में यह डेटा बस D0 से D7 की तरह कार्य करती है और एक्यूमुलेटर से 8 बिट डेटा आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ले जाती हैं। नेक्स्ट है ALE एड्रेस लैच इनेबल जो केवल T1 स्टेट में हाई रहता है ताकि AD7 से AD0 मल्टीप्लेक्स बस एड्रेस बस की तरह कार्य कर सके और T1 के बाद लो हो जाता है ताकि वह डेटा बस की तरह कार्य कर सके। नेक्स्ट है राइट सिग्नल जो T2 से T3 के दौरान लो रहता है जिस समय डेटा बस पर डेटा आता है ताकि यह डेटा आउटपुट डिवाइस में लिखा जा सके। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स IOM बार 1 क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है और राइट के लिए S1 0 और S0 1 होता है। इस चित्र द्वारा हम IO राइट प्रोसेस को समझ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट डिवाइस का एड्रेस बस पर भेजता है जिससे आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट हो जाता है। IO राइट सिग्नल द्वारा राइट इनेबल हो जाता है और एक्यूमुलेटर से डेटा बस द्वारा आउटपुट डिवाइस में लिख दिया जाता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 5 इंटरप्ट्स होते हैं। इंटरप्ट यानी व्यवधान। माइक्रो प्रोसेसर से जब बाहरी डिवाइसेस डेटा का आदान प्रदान करना चाहती हैं तो वे इन इंटरप्ट सिग्नल्स का यूज़ करती हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यवधान उत्पन्न करती हैं। उन 5 इंटरप्ट्स में से एक INTR होता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। माइक्रो प्रोसेसर के पास जब INTR सिग्नल आता है और वह इसे स्वीकार करने के लिए यदि तैयार है तो व्यवधान उत्पन्न करने वाली डिवाइस को इसकी सूचना इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल द्वारा भेजता है। जब डिवाइस को उसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट
एक्सेप्ट होने की सूचना मिलती है तो वह एक RST निर्देश माइक्रोप्रोसेसर को भेजता है। RST निर्देश माइक्रोप्रोसेसर को मेमोरी में एक फिक्स लोकेशन पर ले जाते हैं जहां पर एक कॉल निर्देश लिखा होता है जिसे माइक्रोप्रोसेसर को निष्पादित करना होता है। उस कॉल लोकेशन पर एक प्रोग्राम होता है जिसे इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, जो इंटरप्टिंग डिवाइस को सर्विस देने के लिए निष्पादित करना होता है। तो इन सब कार्यों में माइक्रोप्रोसेसर को जितना समय लगता है वह इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल द्वारा दर्शाया जाता है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल में दो निर्देश चक्र काम आते हैं, पहला RST निर्देश चक्र व दूसरा कॉल निर्देश चक्र। RST निर्देश चक्र इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल ऑपकोड फेच साइकिल के समान ही होती है, बस केवल दो अंतर होते हैं। पहला ये कि रीड कंट्रोल सिग्नल के स्थान पर इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल को एक्टिव किया जाता है, यानी इंटरप्ट एक्नॉलेज पे बार है इसलिए वो एक्टिव लो है तो ज़ीरो सिग्नल भेजा जाता है, जिससे बाहरी डिवाइस को पता चलता है कि उसकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई है। और दूसरा अंतर स्टेटस सिग्नल्स में होता है। ऑपकोड फेच में स्टेटस सिग्नल IOM बार 0, S11 और S01 होते हैं क्योंकि ऑपकोड मेमोरी से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें बाहरी डिवाइस से संचार हो रहा है इसीलिए IOM बार 1 होता है, तो स्टेटस सिग्नल 111 भेजा जाता है। RST निर्देश चक्र के पहले मशीन चक्र M1 में RST निर्देश को डिकोड किया जाता है, जिससे 1 बाइट का कॉल निर्देश मेमोरी की किसी विशिष्ट लोकेशन पर ले जाता है। मशीन चक्र M2 और M3 मेमोरी राइट साइकिल हैं, जिनमें प्रोग्राम काउंटर लिखे हुए 16 बिट एड्रेस को स्टैक पर सेव किया जाता है ताकि एक नया निर्देश चक्र शुरू हो सके। माइक्रोप्रोसेसर एक सीक्वेंस में काम करता है, तो जब RST निर्देश मिलता है तो माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी की उस लोकेशन पर चला जाता है। मान लेते हैं कि उसे RST 3 निर्देश मिला था, तो वह मेमोरी एड्रेस 0018 पर चला जाएगा। जब वह 0018 के निर्देश को निष्पादित कर रहा होता है, तब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है 001B, यानी 0018 के बाद उसे 001B पर जाना है। लेकिन जैसे ही उसे 0018 पर कॉल निर्देश मिलता है, उसे पता चल जाता है कि अब उसे किसी और मेमोरी लोकेशन पर जाना होगा। तो प्रोग्राम काउंटर में अब वो नया एड्रेस आएगा जो कॉल के आगे लिखा है। तो माइक्रोप्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर की अभी वाली वैल्यू यानी 001B को स्टैक पर सेव कर देता है ताकि इंटरप्ट सर्विस रूटीन निष्पादित करने के बाद वापस यहीं आ सके। तो M2 और M3 प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक पर सेव करते हैं। एक मेमोरी राइट साइकिल 8 बिट ही लिखे जा सकते हैं, इसीलिए 16 बिट एड्रेस को सेव करने के लिए 2 मेमोरी राइट साइकिल्स काम में आती हैं। यह रीस्टार्ट निर्देश का टाइमिंग डायग्राम है। फर्स्ट मशीन साइकिल है M1। इस मशीन साइकिल में 6 T स्टेट्स हैं। सबसे ऊपर क्लॉक सिग्नल है, फिर उच्च क्रम की एड्रेस बस A8 से A15 जो T1 से T3 तक RST के एड्रेस के उच्च क्रम के बिट्स को ले जाती हैं। यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर के उच्च क्रम के 8 बिट्स PCH, H मतलब हायर, जाते हैं जो RST की लोकेशन के उच्च क्रम बिट्स बताते हैं। T4 से T6 में यह बस काम नहीं आती। इस समय RST डिकोड होता है और प्रोग्राम काउंट वैल्यू अपडेट होती है। नेक्स्ट है AD0 से AD7 एड्रेस बस के निचले क्रम की बस और डेटा बस। T1 में यह एड्रेस बस की तरह कार्य करती है और प्रोग्राम काउंटर के निचले क्रम के बिट्स को ले जाती है। T2 से T3 में यह डेटा बस की तरह कार्य करती है और इंटरप्टिंग डिवाइस से RST निर्देश का ऑपकोड लेकर आती है। T4 से T6 में यह ऑपकोड डिकोड किया जाता है और दिए गए RST निर्देश की लोकेशन प्रोग्राम काउंटर में अपडेट की जाती है। नेक्स्ट है ALE। हमेशा की तरह यह T1 में हाई रहता है और बाकी सारे T स्टेट हो।
नेक्स्ट है INTR। यह सिग्नल हाई होता है जब बाहरी डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करती है। नेक्स्ट है INTA। जैसे ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, माइक्रो प्रोसेसर यह बताने के लिए कि बाहरी डिवाइस को की रिक्वेस्ट को उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसे एक्टिव लो INTA सिग्नल भेजता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। यह रीड की तरह कार्य करता है, मतलब जैसे रीड इनेबल होने पर हम डेटा रीड कर पाते हैं इनपुट आउटपुट या मेमोरी से, उसी तरह INTA एक्टिव लो होने पर ही बाहरी डिवाइस RST निर्देश की बस पर भेजती है। तो T2 से T3 के दौरान इसके लो होने से माइक्रो प्रोसेसर RST निर्देश के ऑपकोड को डेटा बस पर पढ़ पाता है। फिर T3 के बाद यह हाई हो जाता है क्योंकि अब डीकोडिंग और एग्जीक्यूशन होना है। नेक्स्ट है स्टेटस सिग्नल्स। INTA साइकिल में क्योंकि बाहरी डिवाइस से संचार हो रहा है तो उसे IO संचार माना जाता है, इसीलिए IOM बार 1 होता है और S1 S0 ऑपकोड फैच की तरह 1। रीड और राइट दोनों सिग्नल हाई यानी डिसेबल होते हैं। M2 और M3 दोनों मेमोरी राइट मशीन साइकिल हैं। दोनों में 3 T स्टेट्स हैं। कॉल इंस्ट्रक्शन की कॉल लोकेशन प्रोग्राम काउंटर में सेव करने के लिए पुराने प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टैक पर सेव करने के लिए यह साइकिल काम आती है। M2 में उच्च क्रम के बिट्स स्टोर होते हैं, इसीलिए A8 से A15 में SP-1 के हायर बिट्स और A0 से A7 में SP-1 के लोअर बिट्स हैं और D0 से D7 में PC के हायर बिट्स। यानी स्टैक के टॉप एड्रेस पर पहले प्रोग्राम काउंटर के हायर बिट्स सेव होते हैं। अब M3 मशीन साइकिल में प्रोग्राम काउंटर के लोअर 8 बिट यानी L स्टैक की नेक्स्ट लोकेशन SP-2 पर सेव होंगे, इसीलिए A8 से A15 पर SP-2 के हायर बिट्स और A0 से A7 पर SP-2 के लोअर बिट्स जाते हैं। H का मतलब होता है हायर और L का मतलब होता है लोअर। दोनों मशीन साइकिल्स में ALE केवल T1 में हाई रहता है और T2 और T3 में लो। INTA भी हाई हो जाता है क्योंकि RST निर्देश प्राप्त किया जा चुका है। स्टेटस सिग्नल्स मेमोरी राइट साइकिल के अनुसार 001 होते हैं, क्योंकि ये एक मेमोरी ऑपरेशन है, इसीलिए IOM बार 0 और राइट के लिए S1 0 और S0 1 होता है। राइट ऑपरेशन है इसलिए रीड डिसेबल यानी हाई है, लेकिन दोनों मशीन साइकिल्स में डेटा बस को इनेबल करने के लिए T2 और T3 के दौरान राइट सिग्नल लो यानी इनेबल होता है। कॉल निर्देश चक्र RST निर्देश की लोकेशन पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन तक ले जाने के लिए एक कॉल निर्देश लिखा होता है। कॉल निर्देश 3 बाइट्स का होता है। पहला बाइट कॉल का ऑपकोड और दूसरे तीसरे बाइट्स में कॉल लोकेशन का 16 बिट एड्रेस होता है। इसकी ऑपकोड फैच मशीन साइकिल M1 में 6 T स्टेट्स होती हैं। 4 T स्टेट्स ऑपकोड को लाने और डिकोड करने के लिए और T5 और T6 में प्रोग्राम काउंटर स्टैक पर सेव होता है। नेक्स्ट 2 मशीन साइकिल्स M2 और M3 मेमोरी रीड साइकिल होती हैं, जिनमें कॉल एड्रेस के 16 बिट्स पढ़े जाते हैं। मशीन साइकिल्स M4 और M5 मेमोरी राइट साइकिल्स होती हैं, जिनमें M2 M3 में रीड किए गए नए कॉल एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाता है ताकि एक नया निर्देश चक्र शुरू हो सके। यह कॉल निर्देश चक्र का टाइमिंग डायग्राम है। इसमें 5 मशीन चक्र हैं। पहला मशीन चक्र M1 है, ऑपकोड फैच, जिसमें 6 T स्टेट्स हैं। यह बिल्कुल RST निर्देश चक्र के M1 जैसा है। T1 से T3 तक ऑपकोड को मेमोरी से लाया जाता है, T4 में डिकोड किया जाता है और T5 T6 में प्रोग्राम काउंटर की लास्ट वैल्यू को स्टैक पर सेव किया जाता है। नेक्स्ट M2 और M3 मशीन साइकिल में कॉल लोकेशन के एड्रेस बिट्स रीड किए जाते हैं और M4 और M5 मशीन साइकिल में उन एड्रेस बिट्स को प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होता है। तो अब हमें इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना है जिसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में लिखना है, इसीलिए उस लोकेशन को प्रोग्राम काउंटर में लोड किया जाता है।